Okay, good afternoon all. We'll start now. तर नेक्स्ट जो पार्ट आहे तर तो आहे फुटिंग आणि ॲज पर द सिलेबस कंबाईंड फुटिंग दिलेलं आहे सिलेबसमध्ये. तर त्या हिशोबाने आपण या कंबाईंड फुटिंग मध्ये काय काय आणि कशा प्रकारे डिझाईन केलं जातं तर ते आपण बघणार आहे. ओके, सो फुटिंग जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि फुटिंग में हमेशा एक सपोज कि ये बेसिकली कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम लोकेशन है और ये जो पार्ट है ये फुटिंग का पार्ट. ओके, सो यहाँ पे फुटिंग में जैसे हम देख रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट फुटिंग है. तो यहाँ पे फुटिंग में जो कि हमें कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये फुटिंग का पोर्शन है. तो दो शेयर एक्शन में या तो फिर एक वन वे शेयर एक्शन में या तो फिर टू वे शेयर एक्शन में फेल्यूर क्राइटेरिया यहाँ पे आता है. फुटिंग तो पता है कि सपोज कि ये हमें पता है कि जो भी कुछ स्लैब है स्लैब से लोड जाता है बीम के ऊपर में, ठीक है, और बीम का जो भी कुछ लोड है वो जाता है कॉलम के ऊपर में और लास्टली कॉलम से जाता है फुटिंग. अब ये फुटिंग ये कहाँ पे ट्रांसफर करता है तो ये करता है सॉइल में. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से सॉइल का प्रेशर या फिर बेरिंग कैपेसिटी किस तरह से है. सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको जो फुटिंग का साइज है वो फुटिंग का साइज थोड़ा सा कम मिलेगा. और उसका जो डेप्थ है हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा अंदर में या फिर डिपेंड करता है कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर
जिस तरह से मतलब सुपर स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और सॉइल कंडीशन किस तरह से, तो ये सॉइल कंडीशन के ऊपर में ये फुटिंग काफी ज्यादा डिपेंड करता है। इसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, सॉइल अगर बेयर नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है सॉइल की, तो वो केस में आपको फुटिंग का जो साइज है या फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट है उसे थोड़ा सा प्रॉपर देना होगा। और जब भी हम देखते हैं कि कॉलम और फुटिंग, तो सपोज ये कॉलम है और कॉलम अटैच रहता है फुटिंग के ऊपर। अब ध्यान में रखिए कि ये जो कॉलम के रेनफोर्समेंट है, ये कॉलम के रेनफोर्समेंट यहाँ पे फुटिंग तक आते हैं। ये भी जो कॉलम के रेनफोर्समेंट, जो भी कुछ रेनफोर्समेंट है, ये फुटिंग तक आते हैं। और फुटिंग के जो रेनफोर्समेंट, तो इस तरह से मोस्टली हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से ऊपर में भी रहता है, तो ये रेनफोर्समेंट। तो कॉलम और फुटिंग ये मतलब कंबाइंड बेसिकली अटैच स्ट्रक्चर रहता है। और हम जब भी देखते हैं कि सबसे पहले जो पार्ट है वो है फुटिंग का पार्ट। फुटिंग का पार्ट सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है। उसके लिए जो भी कुछ है, ये सपोज कि ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कुछ डिस्टेंस के नीचे में हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक्सकैवेशन करना होता है। और वो एक्सकैवेशन के लिए और जो फुटिंग का साइज है, जो भी कुछ प्लान में जो भी कुछ फुटिंग का साइज दिया रहता है, तो लेट अस से दिस a डिवाइड a बाय b। तो एक तो रेक्टेंगुलर फुटिंग हो सकता है या तो फिर स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से फुटिंग हम देते हैं। फुटिंग की क्या टाइप है। और वो बेसिकली हम देख सकते हैं कि एक तो शैलो फाउंडेशन आता है या तो फिर डीप फाउंडेशन आता है उसके ग्राउंड लेवल से कितना नीचे है उसके ऊपर से। तो हम बेसिकली डील कर रहे हैं यहाँ पे शैलो फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन में भी डिपेंड करता है कि अगर वो आइसोलेटेड फुटिंग है कि कंबाइंड फुटिंग है कि राफ्ट है कि मैट है। और अगर हम डीप में जाते हैं, डीप फाउंडेशन में, तो डीप फाउंडेशन में हम देख सकते हैं कि जैसे कि पाइल फाउंडेशन रहता है, कैसन्स आते हैं। तो वो फाउंडेशन और फाउंडेशन के टाइप्स आप को बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे हम जो डील करने वाले हैं वो बेसिकली शैलो फाउंडेशन, वो भी मोर स्पेसिफिकली कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग मतलब ये एक बार देख लेते हैं कि कंबाइंड फुटिंग क्या रहता है। तो सपोज कि यहाँ पे एक अगर हम प्लान देखते हैं और प्लान में ये है बीम लोकेशन, कॉलम लोकेशन के लिए हम जाते हैं। तो देखिए कि सपोज कि यहाँ पे कुछ कॉलम है, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम है और ये कॉलम्स के लोकेशन इस तरह से। तो सपोज कि अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग में जाते हैं कि सपोज कि ये फुटिंग है और ये फुटिंग है, तो इसका आइसोलेटेड फुटिंग मतलब क्या कि इसका जो फुटिंग रहेगा ये इस तरह से रहेगा और इसका जो फुटिंग है ये इस तरह से है। और अगर हम देखते हैं कि इसके नियर बाय वाला जो फुटिंग रहेगा उसका और ये साइज जो है वो ओवरलैप हो रहा है या फिर एकदम से पास में जा रहा है।
तो बेटर चॉइस से हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो नियर बाय कॉलम्स है उसको हम एज अ कंबाइंड करके फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया कंबाइंड, मतलब एक इंस्टेड ऑफ वन कॉलम या तो फिर दो कॉलम या फिर उससे ज्यादा कॉलम है तो हम जा सकते हैं, मिनिमम दो कॉलम्स तो भी होने चाहिए, तो हम बोलते हैं कि बेसिकली ये कंबाइंड फुटिंग बोला जाता है। तो कंबाइंड फुटिंग में नियर बाय के जो भी कुछ कॉलम्स रहेंगे, ये कॉलम्स है यहाँ पे, और ये सपोज कि इधर भी एक कॉलम है, वो दो कॉलम के जो रेनफोर्समेंट जो रहेंगे, तो फुटिंग जो रहेगा यहाँ पे, तो इस तरह से मतलब ये बेसिकली कॉलम है और उसका लोड जा रहा है फुटिंग के ऊपर में, ये ग्राउंड लेवल इसका। तो काफी बार आपने नियर बाय कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो भी कुछ काम करते हैं तो वो कोई स्लैब या बीम नहीं करते हैं, भले ही हम बोलते हैं कि स्लैब का लोड जाता है बीम के ऊपर में, बीम का लोड जाता है कॉलम के ऊपर में, और कॉलम का लोड जाता है फुटिंग के ऊपर में, तो क्या हमने सबसे पहले स्लैब कास्ट करना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले तो हमें फुटिंग कास्ट करते हैं, हम नीचे से जो भी कुछ एक्सकैवेशन है, एक्सकैवेशन करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि ये जो बेसिकली कहाँ कहाँ पे हमारा फुटिंग जा रहा है वहीं पे हम एक्सकैवेट करते हैं, और एक्सकैवेट करने के बाद में हम ये जहाँ पर भी आइसोलेटेड फुटिंग हो सकता है या तो फिर कंबाइंड फुटिंग हो सकता है, ये आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं एक्सकैवेट करने के बाद। और फिर उसके बाद में ये फुटिंग के साथ में कुछ कॉलम भी वहां पे कंस्ट्रक्ट होते हैं और फिर उसको ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, और फिर जो भी कुछ प्लिंथ है या फिर बाद में जाके बीम्स है, स्लैब है, वो कास्ट होना चालू हो जाता है। सो कंबाइंड फुटिंग जब भी हम देखते हैं कि ये सपोज कि यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है, तो इसका डेप्थ कैसे डिसाइड करें? अगर इसका कुछ प्लान में अगर हम देखते हैं, प्लान में इसका साइज कैसे डिसाइड करें, यहाँ पे रेनफोर्समेंट कितना देना चाहिए, ये बॉटम रेनफोर्समेंट और ये टॉप रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, लॉन्जिटुडिनल, और ये तो देखा हुआ है अभी कि लॉन्जिटुडिनल रेनफोर्समेंट रहता है और उसके बाद में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट रहता है। तो ये लॉन्जिटुडिनल और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट किस तरह से और कितने नंबर ऑफ बार, कितना डायमीटर ऑफ बार हमें देना है, कितने स्पेसिंग के ऊपर में हमें देना है। तो बेसिकली जिस तरह से हमने स्लैब डिजाइन किया था, तो स्लैब जो ये फुटिंग बोलते हैं हम लोग, तो फुटिंग मतलब क्या है कि ये क्या है, ये चीजें, तो ये बेसिकली स्लैब ही है। ठीक है, स्लैब को जिस तरह से हमने डिजाइन किया था, सेम सेम केस है कि इसी तरह से हमें डिजाइन करना होता है जिस तरह से हमने स्लैब को डिजाइन किया है, लेकिन थोड़ा इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज। स्लैब को हमने देखा था कि स्लैब कैसा है कि ये स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये बीम लोकेशन, ये सपोज कि ये इसका बीम लोकेशन और ये कंटिन्यूस जा रहा है सपोज। तो अभी इसके ऊपर में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड रहेगा, मतलब लोड कैसे एक्ट कर रहा है, डाउन साइड, राइट। लेकिन जब हम फुटिंग के लिए जाते हैं, तो फुटिंग के लिए जब जाते हैं तो ये हमें पता है कि यहाँ पे ये तो ग्राउंड लेवल भी है, तो ग्राउंड है तो उसके वजह से यहाँ पे ये तो हमें पता है कि ये कॉलम का लोड तो आ रहा है यहाँ पे फुटिंग के ऊपर, ये कॉलम का लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये थोड़ा फार पार्ट, ये बेसिकली सॉइल भी है,
ये कैसे एक्ट कर रहा है, नीचे में। और हमें पता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट जो भी कुछ है, अगर हम सेम एक्शन लेते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलती है। तो जिस तरह से जितना हम लोड यहाँ पे दे रहे हैं तो डेफिनेटली सॉइल भी क्या कर रहा है, तो सॉइल भी अपवर्ड प्रेशर दे रहा है, सॉइल का भी अपवर्ड प्रेशर रहेगा यहाँ। सो सॉइल का अपवर्ड प्रेशर है इधर से, उसके बाद में ये कॉलम का लोड है। तो ये कॉलम का लोड कैसे एक्ट कर रहा है, तो कॉलम का लोड एज अ पॉइंट लोड करके एक्ट हो रहा है। और ये ऊपर का, ये ज्यादा सॉइल का नहीं है, यहाँ पे जो डाउनवर्ड प्रेशर जो आ रहा है सॉइल का, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा ये जो भी कुछ डेप्थ है, सपोज ये डेप्थ है 1 मीटर, तो 1 मीटर का जितना कुछ सॉइल है उसका वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। लेकिन इसके नीचे वाला जो भी कुछ सॉइल है वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि इसको ऊपर धकेलने के लिए। तो उसके वजह से रेनफोर्समेंट जो रहेंगे हमारे, तो यहाँ पर भी सॉइल है, सॉइल होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम टॉप में भी प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट, और इधर में बॉटम में रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होता है, टॉप और बॉटम दोनों में। क्या हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जिस तरह से सिर्फ हम बॉटम में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें, बॉटम में तो मेन रेनफोर्समेंट होता है। तो कंडीशन कैसी है, यहाँ पे ये सॉइल का डाउनवर्ड प्रेशर है, उसके बाद में यहाँ पे ये सॉइल, ये भी अपवर्ड प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और ये कॉलम का लोड, कॉलम का लोड जो भी कुछ स्लैब से बीम के ऊपर में आया और फिर बीम से कॉलम के ऊपर में, और ये कॉलम का लोड भी हमें कंसिडर करना होता है। सो ऐसे केसेस में कि जहाँ पे ये बेसिकली पॉइंट लोड होने की वजह से पॉइंट लोड होने की वजह से क्या होता है कि, सॉरी अभी ये थोड़ा सा माउस की वजह से लाइंस बराबर ठीक ठाक नहीं आती, लेकिन अब ये पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट होता है तो क्या करता है, क्या आपने पंचिंग मशीन देखा है, पंचिंग मशीन में जिस तरह से आप पंच करते हैं, तो पंच की वजह से अगर जो भी कुछ पेपर है, ठीक है, वो एक पेपर है या दो पेपर है या जो भी कुछ, जैसे कि अगर हम ज्यादा पेपर लेते हैं, सपोज एक 5-10 पेपर एक साथ ले लिया, तो पंचिंग मशीन बराबर ठीक से काम नहीं करेगा। आपने एक पेपर ले लिया, पटकन से वो पंच हो जाएगा, आप बराबर फाइल में लगा सकते हो। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये सॉइल अपवर्ड प्रेशर देने की वजह से, और ये यहाँ पे ये डाउनवर्ड लोड एक्ट होने की वजह से, ये जो पार्ट है थोड़ा सा इतना ये जो पार्ट रहता है, ये क्रिटिकल पार्ट बोला जाता है इसको। यहाँ पे शेयर हो सकता है, तो शेयर के भी दो पार्ट्स है, एक वन वे शेयर बोला जाता है और एक टू वे शेयर बोला जाता है। टू वे शेयर को मोस्ट ऑफ द टाइम पंचिंग शेयर बोला जाता है, और ये वन वे शेयर मतलब ये लोड की वजह से यहाँ से एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर में ये डेप्थ, अगर हमारा प्रॉपर डेप्थ नहीं है, सपोज कि हमने थोड़ा सा 50% ही डेप्थ दे दिया, तो क्या होगा, वो तो शेयर में फेल हो सकता है। तो इसका ये डेप्थ, अगर आपको याद है तो हमने स्लैब के लिए शेयर का चेक दिया था, शेयर एनफोर्समेंट का चेक हमने दिया था, और उसी तरह से हमें यहाँ पर भी शेयर का चेक देना होता है, और वो काफी मायने रखता
सो ये जो हम वन वे शेयर की बात कर रहे हैं, तो वन वे शेयर ये देखिए कि अगर हम यहाँ से, ये अगर कॉलम का लोकेशन है, कॉलम का जो आउटर एज है, यहाँ से डिस्टेंस डी, डी मतलब क्या है कि जो भी कुछ इफेक्टिव डेप्थ है, ये फुटिंग का जो इफेक्टिव डेप्थ रहेगा, तो इफेक्टिव डेप्थ अगर ये डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ से और एक लाइन खींचते हैं, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन के ऊपर में इसका वन वे शेयर एक्ट होता है, या फिर वहां से शेयर होते हुए वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्रैक्स हमें दिख सकता है, अगर हमारा प्रॉपर डेप्थ, अगर हमने प्रॉपर डेप्थ नहीं दी है, तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन इससे बोला जाता है कि ये जो ए बी पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन देख लीजिए कि ये कॉलम है, कॉलम से इधर के साइड में, या फिर हम बोल सकते हैं कॉलम की इधर साइड में भी। तो डी डिस्टेंस, डी मतलब क्या है, ये है इफेक्टिव डेप्थ, इसे बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। अगर तो हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो ये जो पार्ट यहाँ पे बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन, या तो फिर जो फुटिंग है यहाँ पे फेल हो सकता है, तो उसके वजह से हम ये वन वे शेयर करके इसका जो चेक रहेगा वो काफी गवर्निंग चेक है, और वो डिपेंड करता है। और उसी तरह से ये तो हो गया वन वे, उसी तरह से टू वे शेयर मतलब ये कॉलम से, सपोज अगर हम d/2 का डिस्टेंस लेते हैं, कितना डिस्टेंस है, d/2, तो d/2 के डिस्टेंस से अगर हम एक सेम कंटिन्यूअसली उस कॉलम से अगर हम कुछ लाइन खींचते हैं, तो कंटिन्यू मतलब एज अ पंचिंग शेयर करके, वो पंचिंग शेयर करके यहाँ पे फेल हो सकता है, तो उसके वजह से इसे टू वे शेयर बोला जाता है। तो ये वन वे शेयर और टू वे शेयर मतलब बेसिकली हमें देखना है कि शेयर में फेल नहीं होना चाहिए फुटिंग। हमने अभी देखा हुआ है कि लोड कंडीशंस या लोडिंग कैसे एक्ट करता है, फुटिंग पे लोड कैसे एक्ट करता है, ये हमने देखा हुआ है। तो इसके अभी आईएस कोड के कुछ क्लॉजेस हम देख लेते हैं कि आईएस कोड के क्या क्लॉजेस है। आईएस 456 और SP16 दोनों भी ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के ऊपर में अपलोड किया हुआ है, तो उसका कॉपी आप बीच बीच में देखते रहिए, और क्या क्लॉजेस है वो क्लॉजेस आप जब तक कि नहीं देखेंगे तो तब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया है और किस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने डिजाइन किया है।
तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 63 के ऊपर में ये क्लॉज नंबर 34 जो है वो है फुटिंग के लिए। तो फुटिंग जो हमें हमें डिजाइन करना होता है, तो फुटिंग के जो भी कुछ क्लॉजेस है वो 34 या तो फिर पेज नंबर 63 से चालू होता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया है ये देखिए, नॉमिनल रेनफोर्समेंट जो है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड स्पेसिंग शैल बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉलिड स्लैब। तो इसमें जो भी कुछ हमें रेनफोर्समेंट देना है, तो रेनफोर्समेंट के लिए हमें डायरेक्टली जो भी कुछ हमने स्लैब देखा था, तो स्लैब जो हमने देखा हुआ था कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है, जो भी कुछ कितना डायमीटर का बार होना चाहिए, कितने स्पेसिंग के ऊपर में होना चाहिए, ये सब क्लॉजेस जो है वो एग्जैक्टली स्लैब से ही हमें लेना है। तो ये 34.5 ये जो क्लॉज है वो बोलता है कि डायरेक्टली जो भी कुछ है, क्योंकि ये एज अ स्लैब करके ही हमें डिजाइन करना होता है। तो यहाँ पे कुछ हम ये 34.4 ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस ऑफ द कॉलम, इसका भी हम जब हमें यूज करना है तो यहाँ पे आएंगे क्लॉज नंबर 34.4 के ऊपर में, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस ऑफ द कॉलम, जो लोड हमें तो पता है कि स्लैब का लोड जाता है बीम के ऊपर में, बीम से कॉलम और कॉलम से फुटिंग। तो ये जो कॉलम का बेस है, तो कॉलम के बेस के ऊपर में या फिर कॉलम और फुटिंग का जो एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा, तो वहां पे एक पर्टिकुलरली जो क्लॉज हमें सेटिस्फाई करना है, तो वो इस हिसाब से कि compressive stress in the concrete at the base of column or pedestal shall be considered as being transferred by bearing to the top of the supporting footing। तो ये कितना प्रेशर वहां पे क्रिएट होगा, तो ये उसका क्लॉज दिया है कि द बियरिंग प्रेशर ऑन द लोडेड एरिया शैल नॉट एक्सीड द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये √A1/A2 ये पर्टिकुलरली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा, ये फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए कि वहां पे जो प्रेशर रहेगा फुटिंग के ऊपर में और जो कॉलम का बेस है, ये दोनों का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रॉपर लोड ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, वो लोड ट्रांसफर का जो ये क्लॉज है 34.4 वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे अगर फेल होता है तो ये डेफिनेटली जो बेसिकली हम जो बता रहे हैं अभी, ये ट्रांसफर ऑफ द लोड फ्रॉम स्लैब टू डायरेक्टली टू द फुटिंग, जो जाता है कॉलम से होके मेन जो फुटिंग की तरफ जाता है, तो वो प्रॉपर देखना है। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि क्लॉज नंबर 34.5 जो है नॉमिनल रेनफोर्समेंट, इसके हिसाब से हमें जाना है। द नॉमिनल रेनफोर्समेंट फॉर द कंक्रीट सेक्शन ऑफ थिकनेस ग्रेटर देन 1 मीटर, ये देख लीजिए कि नॉमिनल रेनफोर्समेंट या मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए अगर ये जो थिकनेस है ये ग्रेटर देन 1 मीटर। ग्रेटर देन 1 मीटर मतलब एक काफी बड़ा थिकनेस है, और काफी जो हाई स्टोरी बिल्डिंग्स है तो उसके लिए ये डिपेंड करता है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है वो दिया है 360 mm² पर मीटर लेंथ, ये लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों की।
तो इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट तो हमें देना ही होगा। कितना है? 360 mm²। सो रेनफोर्समेंट का ये हमें पता चल गया। उसके साथ में ये फुटिंग का हमें वन वे शेयर और टू वे शेयर पता चल गया है। तो ये जो 2-3 क्लॉजेस है इसके ऊपर से हमें डिजाइन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली फुटिंग का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ लिंक। तो मैंने लिंक शेयर किया है। जैसे ही आपका अटेंडेंस मार्क होता है तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। प्रॉब्लम जो है हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। हां, येस. सगळे जे पी-डी-एफ वगैरे आहेत, सगळे जे पी-पी-टीज आहेत ते डेफिनेटली Google क्लासरूम वरती शेअर केल्या जातील. डोंट वरी.